दोस्तों नमस्कार। आज भारत की राजनीति में एक बहुत अच्छा कॉमेडी शो हुआ। शायद आपने देखा होगा। नहीं देखा तो मैं आपके सामने कुछ उसके इम्पोर्टेंट अंश रखने की कोशिश करता हूं। आज केजरीवाल साहब ने एक रामलीला मैदान में रैली बुलाई। रैली को देख के लग रहा था कि जितने भी लोग वहां आए हैं वो मजबूरी में धूप में बुलाए गए हैं, क्योंकि हर आदमी परेशान था धूप से और वो कहीं ना कहीं आपस में बात कर रहे थे और कोई एंथुजियाज्म या कहीं कुछ और देखने को नहीं था। ये तो था जनता का हाल। मंच पे सिर्फ आम आदमी पार्टी के अलावा एक भी विपक्षी दल का नेता, एमपी, एमएलए नहीं था। अगर उनका साथ देने के लिए आए थे तो वो आए थे कपिल सिब्बल, जिनको उम्मीद ये है कि शायद जो इस समय दिल्ली के मुख्य वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, क्योंकि कांग्रेस ने कहा है कि आप आम आदमी पार्टी का साथ ना दें, तो मुझे लगता है कपिल सिब्बल साहब इसलिए आना पड़ा। उनको लगता है कि शायद मेरा बिजनेस, मेरे को केसेस बहुत अच्छे मिल जाएंगे, करोड़ों रुपए की आमदनी हो जाएगी, और एक मॉरल सपोर्ट देने के लिए केजरीवाल साहब को आ गए। तो मेरा ये कहना है कि शायद आने वाले दिनों में वो दिन दूर नहीं जब कपिल सिब्बल साहब केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के केसेस हैंडल करेंगे, क्योंकि उन्होंने मंच पे केजरीवाल और उनकी पार्टी की लाज रख ली, तो बदले में कर्जा तो चुकाना ही पड़ेगा, चाहे वो टैक्स पेयर के पैसे से ही क्यों ना हो। दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि 12 साल बाद रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी इकट्ठा हुई है। आम आदमी पार्टी ने एक बहुत अच्छा बदलाव किया है 12 साल में। अब करप्शन का मुद्दा नहीं रहा है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एक शब्द करप्शन पे नहीं बोला, एक शब्द उन्होंने जन लोकपाल पे नहीं बोला, जिस आधार पे वो सत्ता में आए थे। अब आम आदमी पार्टी का नया मुद्दा है डिक्टेटरशिप। और डिक्टेटरशिप वो आदमी बोल रहा है जिसने बैकग्राउंड पे सिर्फ अपना फोटो लगाया है, उस पार्टी में कोई दूसरा चेहरा है भी नहीं। आप उस रैली की अगर बैकड्रॉप को देखते हैं, वहां सिर्फ अरविंद केजरीवाल का चेहरा है। ना वहां पे मनीष सिसोदिया का है, ना सत्येंद्र जैन का है, ना बाकी मंत्रियों का है। इवन भगवंत मान, जो केजरीवाल के सूबे से बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं, ज्यादा रिसोर्सफुल है, केजरीवाल साहब को अपनी एयर टैक्सी पे हमेशा ले जाते रहते हैं जहां केजरीवाल को जाना होता है, लेकिन उनकी तस्वीर भी बैकड्रॉप पे नहीं लगी। और ये सज्जन बात कर रहे हैं डिक्टेटरशिप की, जिनकी पार्टी में खुद ही डेमोक्रेसी नहीं है। तो ये एक कॉमेडी शो का एक हिस्सा था जो मैंने आपको, जो कैमरे के लेंस से दिखा, वो आपको दिखाया। अब कुछ और बातें हम करते हैं कि इस पूरा जो शो किया गया उसमें क्या चर्चा हुई और किन बातों का एज ए नागरिक, एज ए वोटर हमको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले कहा गया कि इस देश में 70 साल में पहली बार डिक्टेटरशिप आई। मुझे लगता है कि इमरजेंसी हिंदुस्तान में कभी नहीं आई थी। अगर केजरीवाल साहब हिस्ट्री लिखेंगे भारत की, तो उनको इमरजेंसी के याद नहीं है, उनको नहीं पता इमरजेंसी क्या होती है, लेकिन उनको डिक्टेटरशिप याद आ रही है जो हिंदुस्तान में कभी नहीं हुई। और वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में भारत में डिक्टेटरशिप होगी। अगर डिक्टेटरशिप है तो फिर कर्नाटक का चुनाव, बाकी राज्यों में जो चुनाव हुए वहां पे विपक्षी दल कैसे जीते, हिमाचल में कांग्रेस कैसे जीती, कर्नाटक में कांग्रेस कैसे जीती। अगर सब कुछ ही डिक्टेटर को डिसाइड करना है और हिंदुस्तान से डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में आई है या हिमाचल में आई है, वो मोदी के कहने पे आई है, और मोदी ने जबरदस्ती वहां पे कांग्रेस की सरकारों को थोपा है, क्योंकि डिक्टेटर यही करता है, वहां डेमोक्रेसी तो है नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि केजरीवाल साहब उन लोगों से सहायता मांग रहे हैं जिन्होंने इस देश पे इमरजेंसी थोपी थी, और उनसे ये कह रहे हैं कि साहब आप हमारा साथ दो ताकि हम डिक्टेटरशिप के खिलाफ कदम उठाएं, ताकि इस देश का भला हो जाए। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये कही कि जिस तरह का ऑर्डिनेंस दिल्ली में आया है, बाकी राज्यों में भी इस तरह का ऑर्डिनेंस आने वाला है।
दोस्तों, इससे यह भी पता लगता है कि केजरीवाल साहब ने ना तो संविधान पढ़ा है, ना ऑर्डिनेंस पढ़ा है, ना उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था उसको पढ़ा। ये सिर्फ आज भी उनको ये लगता है कि वो जो झूठ बोलेंगे, जो झूठ परोसेंगे, उनके जो वोटर्स हैं, जो फ्रीबीज वाले वोटर हैं, वो उनके साथ चिपके रहेंगे। उनको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उनको जो कहा जाए वैसे करो अगर आपको फ्रीबीज चाहिए तो। लेकिन मुझे लगता है कि ये फ्रीबीज का फॉर्मूला कांग्रेस ने ज्यादा इफेक्टिवली मैनेज करना शुरू कर दिया है। इसीलिए हिमाचल और कर्नाटक में फ्रीबीज के दम पे कांग्रेस पार्टी भी चुनाव जीत गई। एक बात और इंपॉर्टेंट जो पढ़े लिखे सूबेदार ने एक चौथी पास राजा के बारे में कहा, उन्होंने ये कहा कि अगर आपके कोर्ट्स, हिंदुस्तान के न्यायालय अगर एक करप्ट मंत्री को जेल में डालेंगे, मैं 100 खड़े कर दूंगा। आप समझिए इस बात को। आपने सत्येंद्र जैन को जेल में डाला, मनीष सिसोदिया को जेल में डाला और कोर्ट ने कहा हम बेल इसलिए नहीं देंगे कि ये लोग खतरनाक हैं, इन्होंने बहुत घपले किए हैं। क्योंकि जेल में रखने का आदेश तो सिर्फ कोर्ट दे सकता है, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं दे सकते, प्रेसिडेंट भी नहीं दे सकते। तो अगर भारत के कोर्ट ने कहा है कि आपके मंत्री भ्रष्टाचारी हैं और हम उनको जेल भेज रहे हैं, तो पढ़े लिखे मुख्यमंत्री ने यह कहा कि आप एक को जेल भेजोगे, मैं 100 खड़े कर दूंगा। भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं होगा, क्योंकि मुझे भ्रष्टाचारी मंत्री चाहिए। आप एक को जेल में डाल दीजिए, हम भ्रष्टाचारी और खड़े कर देंगे। ये धमकी मंच से आज दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने दी, क्योंकि मुझे लगता है उन्होंने हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं पढ़ा कि हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में डाला है। और केजरीवाल का यह कहना कि आप एक को जेल में डालोगे, मैं 100 खड़े कर दूंगा, इसका मतलब यह है कि केजरीवाल साहब के पास भ्रष्टाचारियों की पूरी फौज है, जो इनके कहने पे जो होगा वो भ्रष्टाचार करने को तैयार है। इसके अलावा इन्होंने एक बात और कही कि रेलवे का भट्टा बैठा दिया। आज आप सेकंड क्लास की टिकट बुक करिए, आपको टिकट नहीं मिलती। आप गाड़ी में यात्रा करिए, बुरा हाल है। तो केजरीवाल साहब को यह पता होना चाहिए कि जितना इस देश की जनता है, अगर आज आप कल की टिकट बुक करेंगे तो नहीं मिलेगी, हमें भी नहीं मिलती। इसका मतलब ये नहीं है कि रेलवे का भट्टा बैठ गया। इसका मतलब ये है कि रेलवे फुल कैपेसिटी पे चल रही है। भट्टा तो तब बैठता जब कोई रेलवे में सवारी नहीं करता। अगर आज भी लोगों को रेलवे पे भरोसा है और लोग रेलवे के अंदर मेहनत से जाके टिकट बुक करा के सफर करने का प्रयास करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि रेलवे में आज भी बहुत डिमांड है, रेलवे का भट्टा नहीं बैठा है। ये पढ़े लिखे मुख्यमंत्री साहब को ये बेसिक चीज समझ में नहीं आ रही कि अगर कोई सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन ओवर कैपेसिटी चलता है तो उसको भट्टा बैठना नहीं बोलते, वो उसकी डिमांड की बात करते हैं। और जहां तक बात है रेलवे की, मैं अक्सर रेलवे से ट्रेवल करता हूं, मुझे तो निश्चित रूप से सुधार दिखाई देता है, चाहे डब्बों की क्वालिटी हो, अंदर का सिस्टम हो, रेलवे स्टेशन हो। लेकिन सवाल ये है कि केजरीवाल साहब ने आखिरी बार रेलवे से जर्नी कब की थी? क्या केजरीवाल साहब अपनी टिकट बताएंगे कि उन्होंने आखिरी बार भारतीय रेलवे से कब ट्रेवल किया था? ये बताएं तो पता लगेगा कि वो कौन से रेलवे स्टेशन और कौन से ट्रेन जर्नी की बात कर रहे हैं। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल उन्होंने कहा कि देखिए, दिल्ली में मैंने 8 साल में बहुत कुछ कर दिया और गुजरात में कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, आज भी अगर आप गुजरात की बात करते हैं, दिल्ली में जो दूध आता है ना, जो केजरीवाल साहब जो इस पे सुबह उठ के चाय पीते हैं, उसमें 50% योगदान गुजरात का है। जो अमूल का दूध दिल्ली आता है, अमूल के प्रोडक्ट्स आते हैं, ये सारे प्रोडक्ट गुजरात से आते हैं। केजरीवाल साहब जिन चीजों के कारण अपने घर को सजा रहे हैं, कांच का, टाइलों का, जितना भी वहां पे उन्होंने अपनी नक्काशी करी, अगर उसको उठा के देख ले शीश महल में, कितने प्रोडक्ट गुजरात के बने हुए हैं। जरा केजरीवाल ये पता करें कि वो टाइलें जो बन के आ रही है वो कहां से बन के आ रही है।
जो पाइपें उन्होंने घर में लगाई हैं वो कहां से आ रही हैं, जो कर्टेन्स लगाए हैं वो कहां से आ रहे हैं। केजरीवाल साहब जिन जिन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें से कितनी चीजें हैं जो गुजरात से बन के आ रही। अब सवाल ये आता है कि दिल्ली के जो मेट्रो कोचेज हैं वो कहां से बन के आ रहे हैं, क्या उसमें गुजरात का योगदान नहीं? तो कहने का मतलब यह है कि केजरीवाल साहब ने शायद ना तो दिल्ली को समझा ना गुजरात को समझा। आज जितना केमिकल इंडस्ट्री हिंदुस्तान का, जिन किसानों की ये बात करते हैं, सबसे ज्यादा अगर पेस्टिसाइड कहीं मैन्युफैक्चरिंग होता है जिससे भारत की खाद्य सुरक्षा की गारंटी होती है, फूड सिक्योरिटी एश्योर की जाती है, वो सब गुजरात में पैदा होता है। ऑलमोस्ट 80% इंडिया का प्रोडक्शन गुजरात में। तो ये कहना कि गुजरात में कुछ नहीं हुआ, सारा काम 8 साल में दिल्ली में हुआ, और उस चीफ मिनिस्टर को जिसको ना पुलिस संभालनी है, ना लॉ एंड ऑर्डर संभालना है, ना लैंड डेवलपमेंट का काम है, दिल्ली के आधे से ज्यादा जिम्मेवारी केंद्र सरकार उठाती है, और केजरीवाल साहब को सिर्फ सड़क, बिजली, पानी, स्कूल और हॉस्पिटल चलाने हैं। और वहां पे भी जाके आप देख लीजिए, हॉस्पिटल्स में बेडशीट्स नहीं है, दवाइयां नहीं है, और जो टेस्टिंग मशीन्स हैं उनकी हालत खराब है, हॉस्पिटल्स की हालत खराब है, गर्मियों में हालत इतनी खराब है कि पेशेंट्स के बैठने की भी जगह नहीं है। केजरीवाल साहब को ये सब नहीं दिखता। तो ये कहना बड़ा आसान है कि दिल्ली में बहुत कुछ हो गया और गुजरात में नहीं हुआ। मुझे लगता है ना उन्होंने दिल्ली के हॉस्पिटल जाके देखे हैं, ना गुजरात दर्शन किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि इस पूरे प्रोसेस में अगर इतना अच्छा उनको गुजरात से फीडबैक मिल रहा था, वहां के लोग इनको जा जाके कह रहे थे आपने बहुत अच्छे स्कूल बनाए, हमें भी गुजरात में अच्छे स्कूल चाहिए, तो फिर आम आदमी पार्टी गुजरात में क्यों हार गई? क्या वहां के लोगों को समझ नहीं है कि किसको वोट देना है, उनके लिए क्या सही है? तो दोस्तों, कुल मिला के आज जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में रैली करी उसमें कोई विपक्षी नेता नहीं आया। जैसा मैं शुरू से आपको कह रहा था, पुराने वीडियो मेरे देख लीजिए, मैंने कहा जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस केजरीवाल ने किए बाकी विपक्षी नेताओं के साथ, उनमें कोई एंथुजियाज्म नहीं था। उनकी बॉडी लैंग्वेज एकदम शांत थी, न्यूट्रल थी, कोई एक्साइटमेंट नहीं था किसी ऑपोजिशन पार्टी में। लेकिन क्योंकि आप उनके घर गए हैं, उनको भी पता है कि ये तमाशा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस केजरीवाल ने जरूर ऑर्गेनाइज की होगी अपनी पीआर एजेंसीज के माध्यम से, तो जाके बैठना तो पड़ेगा, नहीं तो केजरीवाल की इंसल्ट हो जाएगी कि घर आया और उसकी इंसल्ट कर दी गई, जो राजनीतिक शिष्टाचार में अच्छा नहीं लगता। इसीलिए कहा आपको जो बोलना है आप बोलिए। और जहां तक बात है ऑपोजिशन पार्टी की, उन्होंने लिप सर्विस की कि नहीं, अगर देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम है तो डेमोक्रेटिक सिस्टम की इज्जत होनी चाहिए। ये एक न्यूट्रल स्टेटमेंट है, कोई बुरा नहीं मानेगा इस बात को लेकर। लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि हम केजरीवाल साहब के साथ आपकी रैली में आएंगे, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, आप हमारे नेता हैं, ऐसा किसी ने कोई आश्वासन नहीं दिया। तो दोस्तों, जो ये बार बार ये कह रहे थे कि जो ये ऑर्डिनेंस का मुद्दा है ये मेन चुनाव से पहले सेमीफाइनल है, तो सेमीफाइनल की पहली बॉल पे केजरीवाल साहब हिट विकेट हो गए। अब क्या होगा? अब समस्या ये है कि इस बार ना तो जनता उनका साथ दे रही है, ना पॉलिटिकल पार्टीज। भ्रष्टाचार का मुद्दा उनके लिए अब इंपॉर्टेंट रहा नहीं, जिससे जनता जुड़ती थी। अब जनता को जोड़ने के लिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है अदर देन फ्री बीज। और फ्री बीज की काट कांग्रेस और बाकी पार्टियों ने निकाल ली है। जितना केजरीवाल साहब ऑफर करेंगे उसका 10% एडिशनल बेनिफिट वो पार्टियां दे देंगी। तो अब केजरीवाल साहब का जो यूनिक गेम प्लान था कि हम जनता को लॉलीपॉप देंगे और वोट ले लेंगे, अब सब पार्टियों ने सीख लिया। अब केजरीवाल साहब क्या करेंगे, सोचने की बात यह है। कपिल सिब्बल साहब को शायद अपना एक नया क्लाइंट मिल गया है, आने वाले दिनों में वो भी हम देख लेंगे। बाकी सब पॉलिटिकल पार्टीज ने केजरीवाल साहब को इग्नोर कर दिया। दोस्तों, ये था आज का कॉमेडी शो जो रामलीला मैदान में हुआ। अब देखते हैं इसके जो आने वाले दिनों में इसके इम्प्लीकेशंस आम आदमी पार्टी, ऑपोजिशन यूनिटी और बीजेपी
इन सब को मिला के क्या होगा। और जहां तक बात है, जो करप्शन के केसेस चल रहे हैं कोर्ट्स में, और जो ऑर्डिनेंस पे सुनवाई होगी और ऑर्डिनेंस राज्यसभा में आएगा, वहां जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगी हम उन पे भी नजर रखेंगे। इस चर्चा को शेयर करें, अपने विचार लिखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में केजरीवाल साहब को अपोजिशन का समर्थन मिलेगा, या कोर्ट केजरीवाल साहब को सिंपैथेटिक हियरिंग देगा और ऑर्डिनेंस को नल एंड वॉइड कर देगा? आपको क्या लगता है? अपने जवाब कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिलहाल वंदे मातरम।